Welcome students for our starting 12th biology video lectures. Okay, so आपके 11 साइंस के अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें 16 से लेकर 22 तक के चैप्टर में आपने ह्यूमन की सारी फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट कवर कर ली है एक्सेप्ट द रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स कंसेप्ट। अगर बात करें तो वहाँ पे आपने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया, ब्रीथिंग किया, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी मूवमेंट सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड लास्ट में आपने एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, वो सारे कंसेप्ट आपके वहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब बात करते हैं 12th में। तो 12th में आपके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, मैं यूनिट 1 भी बोल सकता हूँ या फिर चैप्टर 4 बोल सकता हूँ कि फर्स्ट 4 चैप्टर है जो टोटली रिप्रोडक्शन की बात है। यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम ओवरऑल रिप्रोडक्शन मतलब कि क्या, अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन चल रहा है, एनिमल में रिप्रोडक्शन चल रहा है, इवन यूनिसेल्युलर में जो भी रिप्रोडक्शन चल रहा है उन सब की हम लोग ओवरऑल डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद की बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो प्योरली आपका प्लांट के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस स्टडी या प्रीवियस लेक्चर या फिर कोई भी प्रीवियस स्टैंडर्ड की बात करें वहाँ पे हमने पोलन, ग्रेन, एग, पोलिनेशन वो सब कंसेप्ट देखे, बट यहाँ पे वो सब डिटेल में आएगा। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो आपके आई थिंक 10th में आ चुका है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, टेस्टिस होते हैं, ओवरीज होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो सब कुछ वहाँ पे आएगा। और फोर्थ चैप्टर है जो फैमिली प्लानिंग या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रिकॉशंस वगैरह वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म तो वर्ड क्लियर है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग, लिविंग बॉडी को हम लोग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लेते हैं, बट यहाँ पे बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है। बट जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइफ, पहले एक वर्ड आता है, क्या होता है कि लाइफ, और लाइफ से रिलेटेड वर्ड है लाइफ स्पान, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि लाइफ स्पान का मतलब क्या लेंगे कि नॉर्मली अगर आप कंसीडर करो लाइफ का मतलब क्या होता है, बर्थ और डेथ, मतलब कि बर्थ से लेकर डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग लाइफ स्पान कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ी डिफिनेशन चेंज करेंगे। क्या होता है कि बर्थ, चलो वो तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से हमने बोल दिया, पर उस बर्थ के बाद हम कंसीडर करते हैं नेचुरल डेथ। क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेचुरल डेथ। क्यों नेचुरल डेथ बोलना पड़ेगा उसका रीजन पहले क्लियर करो कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है, चलो जनरल कंसीडर कर लेते हैं तो 60 ईयर। अगर 60 ईयर कंसीडर करते हो मतलब क्या है कि हम, मेरी बात करो या स्टूडेंट्स आपकी बात करो या किसी भी ह्यूमन की बात करो तो उसका बर्थ हुआ तब से लेके उसका नेचुरल डेथ एज के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल वीकनेस के हिसाब से या कोई डिजीज की वजह से अराउंड 60 ईयर तक होता है, तो वो हम लोग बोलते हैं नेचुरल डेथ हुआ। बट अगर सोचो कि उस कंडीशन के थोड़ा ऑपोजिट में जाते हैं, जैसे कि मैं अभी ये वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ, अगर लेक्चर के बाद मैं यहाँ से निकला और अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो चुका, एक्सीडेंट होने के बाद अगर डेथ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रेडिक्ट कितना किया था 60 ईयर, बट डेथ हुआ कब, नियर टू 30 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल डेथ नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ, जो हम लोग बर्थ रेट जब आएगा इकोलॉजी में तब वहां पे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जितना भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लाइफ स्पान। अब लाइफ स्पान के लिए दूसरा वर्ड बताओ कि जिसका अगर बर्थ हुआ है तो उसकी एक साइकिल स्टार्ट होती है, वो मैच्योर होता है। तो मैच्योर के लिए हम लोग वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं कि उसका ग्रोथ होने वाला है। ओके, चलो अगर जिसका ग्रोथ होता है उसका मतलब कि क्या हो रहा है कि वो एजेड भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि आफ्टर ऑल उसका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। बट हमने कंसीडर कर लिया कि हम लोग कौन सा डेथ कंसीडर करेंगे, तो नेचुरल डेथ, कोई एक्सीडेंटल केस हम कंसीडर नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बर्थ हुआ तो उसका ग्रोथ होने वाला है, मतलब कि अप टू द मैच्योरेशन एज, जहां पे उसका रिप्रोडक्शन का एक पावर होता है या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, तो तब तक का पीरियड होता है उसका ग्रोथ का, या जुवेनाइल फेज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ हुआ तो उसके बाद वो टुवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेथ के टुवर्ड, मतलब कि ये पूरी एक साइकिल चलती जाएगी। क्या, बर्थ, ग्रोथ और डेथ, मतलब कि बर्थ, ग्रोथ और डेथ। तो अब बात करते हैं कि ये लाइफ स्पान जो है उसकी रेंज क्या हो सकती है।
अब रेंज माना क्या है कि जैसे हमने अभी बोला कि ह्यूमन के लिए तो हो गया 60 ईयर, बट अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की कंपेयर करो तो सबके लिए ये वेरिएबिलिटी हो सकती है। मैं एक आपको एक नंबर देता हूं कि जिसके बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ आ सकता है, कि जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान होता है फ्यू डेज, ओके, फ्यू डेज भी हो सकता है, और वहां से स्टार्ट करके अप टू द 1000 ऑफ इयर्स वहां तक भी उसका लाइफ स्पान हो सकता है। कुछ ऐसा एग्जांपल है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी समझ लो कि फ्यू डेज से लेके 1000 ईयर तक कैसे हो सकता है। जैसे हम आए तो उन दोनों के बीच में आ गए कितने, तो कि 60 ईयर के रेंज में आ गए। अच्छा, कोई भी प्लांट ले लो, सीजनल प्लांट, तो सीजनल प्लांट क्या होता है कि उस सीजन के हिसाब से, जैसे हम इंडिया की नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से अगर कंसिडर करें तो क्या होगा, क्या इधर मॉनसून होगा, समर होगा या विंटर होगा। बट इन तीनों सीजन में आपको डिफरेंट टाइप के क्रॉप वैरायटी मिलेगी। जैसे कि अगर समर की सिचुएशन है तो आपको मैंगो मिलेगा, बट वो मॉनसून में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लाइफ स्पान कब था, तो कि ड्यूरिंग द समर। तो वैसे ही हर एक प्लांट के लिए डिफरेंट पीरियड होता है। जैसे कि आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मॉनसून की सीजन में आपने आपके हाउस के आसपास या कोई भी स्ट्रीट लाइट में देखा होगा कि बहुत सारे वो मॉथ्स होते हैं या स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, बट उनका लाइफ स्पान देखो तो शाम के टाइम मतलब कि इवनिंग टाइम में आपको मिलेगी, और अगर टिल द मिडनाइट या इवनिंग में देखो तो उनका डेथ हो चुका होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका लाइफ स्पान फ्यू डेज भी नहीं रहा, फ्यू आवर्स में हो गया। ऐसे ही हम कंसिडर करें तो किसी का लाइफ स्पान फ्यू डेज हो सकता है, फ्यू आवर्स हो सकता है, फ्यू वीक्स हो सकता है, कुछ साल के लिए हो सकता है, और बहुत साल के लिए भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि बनियन ट्री, तो उसका तो लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान का कुछ ना कुछ रेंज होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट पहले से बना रखा है, पर किसी का लाइफ स्पान नहीं लिखा। ये लिस्ट ऐसा है कि जो हमारे सिलेबस की रेंज। अब सिलेबस की रेंज मतलब क्या, कि जैसे ही आप बात करते हैं कि 12 का सेकंड पेज लेके फर्स्ट चैप्टर का, तो वहां पे ये सब जितने भी मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे उनके डायग्राम दिए, और उसमें से कुछ एग्जांपल है उनके इयर्स आपको लाइफ स्पान के दिए, बाकी सबके नहीं दिए। बट एक चीज बच्चों नोटिस करना है यहाँ पे कि इन सब के लाइफ स्पान आपको याद कंपल्सरी रखने, बट वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की, आइदर वो गुजरात बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। बट अगर हम बात करते हैं नीट में, तो अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसके से, मतलब इस टॉपिक के सराउंडिंग, ये जो इयर्स का है उसके बारे में, और अभी तक पूछने के कोई चांसेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इयर्स के हिसाब से इन सबका लाइफ स्पैन, तो हम लोग पहले बुक वाला एग्जांपल लेते हैं, तो एलिफेंट जिसका अप्रोक्सीमेटली होता है 60 to 90 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एवरेज हमने बोला था 60, तो हमसे भी थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी में हो सकता है, तो वो 60 to 90 हुआ। तो वैसे हम लोग अगर रोज का कंसीडर करो तो वो होता है 5 to 7 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीजनल प्लांट नहीं, बट वो पेरेनियल भी हो सकता है, कि जैसे ही अगर रोज का आपने सीड डाला तो उसको आपको 5 या 7 ईयर तक आपको उसको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं डॉग, तो उसका अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन होता है 25 to 30 ईयर। चलो उसके बाद तो अगर बात करते हैं बटरफ्लाई, जैसे हमने बोला कि अभी कुछ का होता है कुछ वीक्स या फिर कुछ डेज, तो बटरफ्लाई का कितना हुआ 1 to 2 वीक्स। इसका मतलब क्या होता है कि बटरफ्लाई में आपको एक चीज बता दूं कि जैसे बटरफ्लाई होता है वो पहले लार्वल स्टेज में होता है, और लार्वल में से वो आते हैं कैटरपिलर स्टेज। जैसे प्रीवियस में आपने सिल्क वर्म वगैरह बोलते हैं, तो वर्म्स की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं, और उसके बाद उनके पास अगर विंग्स की कंडीशन होती है तब वो हो जाते हैं बटरफ्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना टाइम पीरियड में हो जाएगा 1 to 2 वीक में। अगर बात करते हैं क्रो, तो उसका है अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। बट उसकी कंपैरिजन में मैंने दूसरा एक वर्ड लिखा है पैरेट। अगर पैरेट की मैं बात करता हूं तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर। ओके, इसका थोड़ा कंपैरिजन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद बात करते हैं बनाना ट्री, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर। फिर होता है काउ, तो उसका होता है 20 से लेके 25 ईयर। चलो उसके बाद आता है क्रोकोडाइल, तो अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर, डिपेंड अपॉन द सर्वाइवल स्टेज। चलो हॉर्स का भी बात करो तो वो भी होता है अप्रोक्सीमेटली 60। फ्रूट फ्लाई जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक। अच्छा, फ्रूट फ्लाई
और हम बटरफ्लाई की थोड़ी कंपैरिजन करते हैं, तो इसका भी 1 to 2 वीक है और इसका भी 1 to 2। फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रोसोफिला, और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बात करें कि जब जेनेटिक्स स्टार्ट होगा तो ये जेनेटिक्स में कॉमन रहेगा ड्रोसोफिला की, जहां पे मेंडल वगैरह ने सबने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो आएगा यहाँ पे ड्रोसोफिला की बात आती है। फिर हमने बोला था कि प्लांट में हम लोग सीजनल वैरायटी लेते हैं, तो जैसे राइस की बात आती है तो राइस में होता है 3 to 4 मंथ्स होता है। ओके, फिर बात है देखो जैसे क्रोकोडाइल का था 60 ईयर, एक्वेटिक है, तो वैसे टॉर्टोइस की बात करते हैं तो उसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है, उसकी कंपैरिजन में 100 से लेके 150 ईयर तक का लाइफ स्पैन है। चलो अब अगर यहाँ तक की कंपैरिजन करें तो इसमें ज्यादा आपको पैरेट का मिला है, दूसरी बात करें तो अगर आपको टॉर्टोइस को मिला है, बट इन सब की कंपैरिजन में अगर हम मैक्सिमम लाइफ स्पैन में जाते हैं तो आपको मिलेगा बनियन ट्री का, जिसका होता है अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 300 ईयर तक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसकी कंपैरिजन में हम हमारा बात करें तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 है और हम उसके सामने 60 ईयर का लाइफ सर्वाइवल लेते हैं। तो ये हो गई कंपैरिजन, सॉरी ये हो गए आपके सारे एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे विद डायग्राम दिए, उन सभी का लाइफ स्पैन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं आगे लाइफ स्पैन से, यहाँ पे थोड़ी कंपैरिजन करनी है आपको। चलो मैं कंपैरिजन का मतलब क्यों लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई कोरिलेशन नहीं, मैंने वर्ड यूज किया है रिलेशन या कोरिलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। जैसे कि कंपैरिजन के लिए मैंने बोला था कि क्रॉ और पैरट। अब क्रॉ का देखो तो अब कितना होता है, चलो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कि क्रॉ तो 50 ईयर हुआ। चलो उसके सामने दूसरा मैं लेता हूं पैरट, तो पैरट का कितना हुआ 140 है। अब देखो क्रॉ या पैरट की देखो तो ऑलमोस्ट साइज मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देंगे तो आपको सेम मिलेगी, बट दोनों का लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो वहां पे देखो क्रॉ कितने साल जिंदा रहेगा, 50 इयर्स, और अगर पैरट की बात करो तो वो कितना रहेगा 140। इसका मतलब क्या होगा कि कभी भी किसी का फिजियोलॉजी के हिसाब से या उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे कि उसका लाइफ स्पैन इतना ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि भले ही दोनों का साइज स्ट्रक्चर सेम, भले कलर थोड़ा डिफरेंट है, बट उनका लाइफ स्पैन हम कभी भी सेम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे 50 इयर्स है तो यहाँ पे कितना हो गया 140 इयर्स। वैसे हम दूसरा एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर एक मैंगो ट्री है और दूसरा एक पीपल का ट्री है, तो क्या होगा कि अगर साइज शेप स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलो तो उनका जो शेडी एरिया है वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा, बट लाइफ स्पैन देखे तो दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम कंपेयर नहीं करेंगे किसको, तो लाइफ स्पैन को। तो ये उनके लिए एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जैसे हम बात करते हैं कि मेरे लिए 60 इयर्स, हम अभी बोल रहे हैं कि 60 इयर्स का लाइफ स्पैन है, बट क्या ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एवरी इंडिविजुअल विल सर्वाइव अप टू द 60 ईयर। वो डिपेंड करता है उसकी क्रिटिकल कंडीशन के हिसाब से। चलो ये हो गई कंपैरिजन की बात। अब एक वर्ड है कि नो ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। इसका मतलब क्या कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसका डेथ नहीं होने वाला। अब इमॉर्टल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने अभी बोला था कि जिसका बर्थ होगा उसका फाइनल है ग्रोथ होना, और जिसका ग्रोथ हुआ उसका फाइनल है डेथ होना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ फाइनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका बर्थ होता है तो उसका डेथ फाइनल है। वो पहले से गॉड ने क्रिएट कर चुका है ये सिस्टम, बर्थ होगा तो डेथ होने वाला है, बर्थ होगा तो डेथ होने वाला है। बट बीच का एक जो पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, कि जहां पे वो मैच्योर होगा, अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए प्रोसेस करेगा, वो सब कुछ होने वाला है, बट अल्टीमेटली तो होगा क्या, डेथ। बट ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने लिखे अभी, ये सारे एनिमल्स की, प्लांट की कैटेगरी की बात करें तो हर एक का कोई ना कोई लाइफ स्पैन का पीरियड फिक्स है। इसका मतलब क्या होगा कि उनका बर्थ से लेके डेथ तक का इतना टाइम पीरियड होने वाला है। बट अब यहाँ पे लिखा है कि नो ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, मतलब कि हर एक का डेथ फाइनल है। बट हम यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस लेंगे तो क्या होता है,
यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आपने जो 11th में स्टडी किया होगा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसको हम जनरल कैटेगरी में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करता हूं तो वहां पे उनमें एक प्रोसेस आपको मिलती है फिशन, मतलब कि वो सेल डिवाइड होने वाले हैं। अब डिवाइड हो गया तो उनका प्रोसेस क्या है, जैसे कि अभी मैं एक सेल को कंसीडर करता हूं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसको अभी हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ पेरेंट सेल। चलो ये अभी पेरेंट सेल बना। अब ये सेल जैसे ही डिवाइड होने वाला है, मतलब कि सेल को डिवाइड होने के लिए पहले करना पड़ेगा क्या, तो ग्रोथ। मतलब कि ये सेल नॉर्मल है, अभी ये करेगा ग्रोथ, तो ग्रोथ के टाइम पे वो अपना मटेरियल सारा डबल कर देगा। जैसे ही मटेरियल डबल कर देगा अब वो करने वाला है डिवीजन। तो जैसे ही ये सेल के डिवाइड होने वाले हैं दो सेल, तो मतलब कि वो खुद सेल डिवाइड हो चुका है दो सेल में। अब बन गए ये डॉटर सेल, मतलब कि एक में से डिवाइड होकर कितने सेल्स बन गए, दो। अब ये दोनों सेल अभी हुआ बर्थ, अब ये दोनों सेल जाएंगे कौन से पीरियड में, तो कि ग्रोथ वाले। अब ग्रोथ वाले पीरियड में जाते हैं, इनका मतलब क्या हुआ कि ये डॉटर सेल कन्वर्ट्स हो जाएंगे पेरेंट सेल में। चलो ये भी डॉटर सेल कन्वर्ट हो गया पेरेंट में। अब ये डॉटर हम बोल नहीं सकते, ये भी हम डॉटर नहीं बोल सकते, तो मतलब कि अब कौन सा प्लांट हो चुका, सॉरी कौन सा सेल हो चुका है, पेरेंट। अब यही सेल वापस उसके जैसा करेगा कि चलो ग्रोथ किया, इसने भी ग्रोथ किया, अब ये करेगा वापस डिवीजन, चलो ये भी करेगा वापस डिवीजन। मतलब ये जो अब बनने वाला सेल है वो कौन सा रहेगा, पेरेंट की डॉटर। तो पहले के हिसाब से बोला कि यहाँ पे पेरेंट था तो डिवाइड हुआ तो डॉटर बना, तो अब ये पेरेंट बना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या बन जाएगा, अब डॉटर, ये भी क्या बन जाएगा, डॉटर। मतलब क्या होगा कि ईच एंड एवरी सेल विल बी डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल। चलो जैसे टू डॉटर सेल बने वो जाएंगे कौन से स्टेज में, तो ग्रोथ होगा तो क्या करेंगे, मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन किया इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉटर सेल कन्वर्ट हुआ पेरेंट में, तो वैसे ही वो डिवाइड करेगा दो नए सेल। चलो अब ये दो नए सेल जो बने उनका क्या होगा, वापस मैच्योरेशन। जैसे ही मैच्योरेशन हो जाएगा तो ये डॉटर सेल कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, तो पेरेंट सेल में। ये भी मतलब बाकी के सारे भी बोल सकते हैं, तो पेरेंट में कन्वर्ट हो गए। जैसे ही पेरेंट सेल में कन्वर्ट हो गए तो उनका वापस क्या हुआ, मैच्योरेशन के हिसाब से, तो ये अगेन डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट है ना सेल, जैसे हम इसको समझेंगे नहीं अगर, तो इस कंडीशन को देखें कि फर्स्ट से सेकंड के, तो अगर ये सेल जब पहले था तो ये भी प्रीवियस सेल से आया होगा। चलो अगर ये सेल की बात करता हूं तो पहले इसका बर्थ हुआ, फिर उसके बाद ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के बाद मैच्योर हुआ, मैच्योर के बाद उसने डिवीजन किया दो सेल में। तो जब डिवीजन होता है तो इस सेल का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्या होगा, इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। फिर ये पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड हुआ, मतलब कि दो एग्जिस्टेंस हुए। वापस क्या होगा, ये अभी एक सिंगल सेल है, मैच्योर होगा, वापस दो सेल में डिवाइड होगा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये दो सेल हो जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि समझ लो कि ये दो मार्कर से बना हमारे पास एक सेल है, अभी ये अभी कंबाइंड सेल कंसीडर करो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी ये पेरेंट है, बट जैसे ही ये सेल डिवाइड होने के बाद अगर दो सेल बनाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले था वो तो है ही नहीं, तो मतलब क्या होगा कि पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। चलो पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो बन जाता है कौन से सेल में, तो कि डॉटर सेल में। डॉटर वापस मैच्योर होता है, वो हो जाएगा पेरेंट, फिर से डिवाइड होगा। तो इस टाइप की प्रोसेस चलती जाएगी। तो ये किसके लिए हम लोग एक्सेप्शनली केस लेंगे, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया ले सकते हो, मोनेरा ले सकते हो, कोई भी आप, बट लेना है कौन सा, तो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप की जो कैटेगरी है उनके लिए हम लोग ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सी, तो कि इमॉर्टल वाली। इसका मतलब क्या होगा कि इनका कभी भी डेथ होने वाला नहीं है। तो क्यों, क्योंकि वो खुद अपना एग्जिस्टेंस घुमाने के बाद दो नए सेल क्रिएट करते हैं, तो इस टाइप की प्रोसेस रहेगी। अब बात आती है कि लाइफ स्पैन या रिप्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा प्रोसेस मेंटेन होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि क्या कि मैं हूं, इसका मतलब क्या होगा कि अभी एक सिंगल एग्जिस्टेंस है जो रिप्रोडक्शन करने के बाद ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करता है। चलो हम अब अगर कंसीडर करते हैं कि चलो ये एक पेरेंट लिया, पेरेंट ने क्रिएट किए ऑफस्प्रिंग। चलो ये ऑफस्प्रिंग अब कौन से स्टेज में जाएंगे, तो मैच्योरेशन। जैसे ही मैच्योर हो गए तो क्या होगा कि वापस वो भी क्या क्रिएट करेंगे, तो ऑफस्प्रिंग।
इसका मतलब क्या होगा कि एक ही पेरेंट के थ्रू ये क्या चल रहा है अभी, कंटिन्यूटी। मतलब क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे क्रिएट करता है, फिर वो अपने जैसे क्रिएट करेगा, फिर वो अपने जैसे क्रिएट करेगा। मतलब क्या होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअस, मतलब क्या हो चल रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म में से इसने बनाया, तो अब ये ऑफस्प्रिंग का काम है कि वो मैच्योर होकर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करेगा, फिर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, ऐसे कंटिन्यूटी रहती है। जो इंपॉर्टेंस है क्या हमारे रिप्रोडक्शन, आइडिया समझ में आएगा यहाँ तक का। तो इतना क्राइटेरिया सिर्फ हम लोग कंसीडर करते हैं किस टॉपिक के हिसाब से, तो कि लाइफ स्पान। चलो ये बात हो चुकी है। अब बात आती है कि लाइफ स्पान के हिसाब से जो प्रोसेस कंटिन्यू करने वाली है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी की बात करें तो आपके पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसका हम लोग अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। जिसको हम लोग बुक्स बोल सकते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपके पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, एक हम कंपेयर करते हैं तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में मतलब 9th 10th में भी आ चुका है बेसिक की एसेक्सुअल किसको बोलेंगे, सेक्सुअल। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। एसेक्सुअल माने क्या, लिमिटेड टू सिंगल पेरेंट। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक पेरेंट के पास पावर है, जैसे हमने अभी बोला था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो खुद डिवाइड होने के बाद दो नए सेल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एसेक्सुअल में लिमिटेड टू सिंगल पेरेंट, वो एक ही पेरेंट वो खुद नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर सकता है। बट सेक्सुअल में हम लोग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, टू इंडिविजुअल रिक्वायर्ड, जिसको हम हमारी कैटेगरी में बोलते हैं मेल और फीमेल। चलो ये हो चुका है, तो मेल फीमेल यहाँ पे क्रिएट होगा। अच्छा लिमिटेड टू सिंगल पेरेंट है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन होगा नहीं। तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट। तो यहाँ पे कंपलसरी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गैमेट फॉर्मेट होगा। चलो गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कि इसके बाद के आगे की कोई प्रोसेस तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि गैमेट फॉर्मेट होने के बाद होता है गैमेट का फ्यूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। चलो आपको गैमेट फ्यूजन होने के बाद क्या मिलेगा, जाइगोट। अच्छा गैमेट फ्यूजन के लिए साइंटिफिकली एक वर्ड आपको याद रखना है, सिनगेमी। कौन सा वर्ड याद रखना है, सिनगेमी। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग बोलेंगे सिनगेमी। चलो यहाँ पे जाइगोट क्रिएट हो चुका है, तो जाइगोट जब मैच्योर होगा तो वो क्रिएट क्या करेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वो क्रिएट करेगा क्या, न्यू इंडिविजुअल। तो ये कंपैरिजन है कि इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे गैमेट ही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस, मतलब कि जो गैमेट का फ्यूजन की बात की वो, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो एब्सेंट मिलेगा। अच्छा यहाँ पे कोई इंडिविजुअल के साथ दूसरा कोई इंडिविजुअल आने वाला नहीं है, मतलब कि सिंगल पेरेंट में से आ रहा है, तो वो बनेगा क्या, आइडेंटिकल कॉपीज। क्या बन रहा है यहाँ पे, आइडेंटिकल कॉपीज। मतलब जैसा पेरेंट है कॉपी टू कॉपी उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये ऑफस्प्रिंग मैच्योर हुआ तो उसके कॉपी टू कॉपी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेगा। तो ये होता है आइडेंटिकल कॉपीज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलेंगे, क्लोन्स। बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी हमने बोला है कि टू इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड, मतलब कि मेल भी डिफरेंट है फीमेल भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको कभी भी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं मिलेगी। चलो आइडेंटिकल कॉपीज एब्सेंट है तो क्या आ सकता है, तो फिर वैरायटी, मतलब कि वेरिएशन अकर्स। चलो ये हो चुका है, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएशन आने वाला नहीं। अच्छा एक चीज होगा यहाँ पे क्या, कि पेरेंट्स कॉपी टू कॉपी ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 100% इनहेरिटेंस होता है।
ओके। और यहाँ पे भी इनहेरिटेंस होगा बट दोनों साथ में, मतलब कि थोड़ा बहुत मेल के कैरेक्टर, थोड़े बहुत फीमेल के कैरेक्टर, मतलब कि दोनों इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर मिक्सअप होने वाले, उसके बाद आपको कैरेक्टर जो पास होते हैं उसको लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे इनहेरिटेंस, बट उसके खुद के कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं या दोनों पेरेंट्स के मिक्स होने के बाद जो बनते हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे वेरिएशन। इतना तक का आइडिया आपका क्लियर होगा। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज के लिए हमने जितने भी टॉपिक्स का कवर किया, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन एक तो क्लियर की हमने पहले। लाइफ स्पान, मतलब कि क्या होता है कि बर्थ से लेके हम लोग डेथ नहीं बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे लाइफ स्पान। चलो उसके बाद हमने सेकंड कंसीडर किया कि लाइफ स्पान का रेंज होता है। तो रेंज क्या हो सकता है, तो फ्यू डेज से लेके 1000 ईयर्स की वेरिएबिलिटी है। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे, वो सब डिस्कस हो चुके। अच्छा, उसके बाद हमने कंपैरिजन किया था क्या कि कभी भी दो इंडिविजुअल अगर मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी के हिसाब से सेम है बट उनका कभी भी लाइफ स्पान होने वाला नहीं है सेम। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पान क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ये बात हुई। उसके बाद हमने बात की कि नो ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक का बर्थ अगर फाइनल है तो उसके बाद उसका डेथ फाइनल है। बट अगर कंसीडर करें तो एक्सेप्शनल केस में क्या आया, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल वो खुद मैच्योर होके उसके बाद डिवाइड करेंगे दो सेल, तो उसके बाद पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस रहता नहीं है। ये डिस्कशन वहां पे हुआ। उसके बाद अगर हमने कंपैरिजन की, सॉरी उसके बाद हमने डिस्कशन किया कंटिन्यूटी, मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अपने बाद अपने ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करता है। सेम टू सेम प्रोसेस अपना ऑफस्प्रिंग करेगा क्या कि वो भी मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो भी क्या नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है या फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ये बात होती है कंटिन्यूटी की। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया सेक्सुअल और एसेक्सुअल का, कि यहाँ पे लिमिटेड टू वन, नॉट लिमिटेड, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो फिर जाइगोट भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा, वो सब कंडीशन है। तो फिर उसके बाद न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेरेंट है वो अपना कॉपी क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल कॉपीज, माने कि क्लोन्स होता है। यहाँ पे आपको कभी भी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं मिलेगी क्योंकि दो इंडिविजुअल के कैरेक्टर आने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि वेरिएशन आने वाला है। यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो 100% इनहेरिटेंस, क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है। तो एक ही पेरेंट अपनी 100% जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफस्प्रिंग को पास करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ कैरेक्टर मेल के आएंगे, कुछ कैरेक्टर फीमेल के, तो वो होता है इनहेरिटेंस। बट वो खुद के इंडिविजुअल के कैरेक्टर जो होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, वो हमारे लिए क्या कंडीशन होती है, वेरिएशन की। ओके, तो इतना आज के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वन बाय वन उसके एक एक मेथड क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।